एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम शुरू करना जा रहे हैं सेकंड टॉपिक रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में। सेकंड टॉपिक है हमारा एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म्स। इस टॉपिक को हम दो सेशंस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट सेशन में हम एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे और बहुत सारे थिंकर्स ने इस पे क्या फ्रेमवर्क दिए हैं वो सब एंड में हम देखेंगे। सेकेंड सेशन में हम लैंड टेन्योर सिस्टम्स डिटेल में स्पेसिफिक ईच एंड एवरी लैंड टेन्योर सिस्टम और लैंड रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे। तो एक बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्टली जो सवाल आए हैं वो लैंड रिफॉर्म्स के अराउंड ही आए हैं, लैंड टेन्योर सिस्टम और लैंड रिफॉर्म्स के अराउंड। ठीक है, इसके बाद ये देखो लैंड रिफॉर्म्स, इसके बाद कुछ अलग क्वेश्चंस भी आए हैं 2020 और 24 में। 2020 का सवाल है फैक्शन रिडन सोसाइटी पूछा गया है। अब ये इसको इस टॉपिक के अंडर कैटेगराइज किया है मैंने, बट फैक्शन रिडन में हम और भी टॉपिक से कनेक्ट हो जाएगा, आपके और भी यूनिट से कनेक्ट होगा। सो इट इज़ अ थोड़ा सा ये बहुत सारे टॉपिक्स को कनेक्ट होता हुआ है ये, तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस कह लो या थोड़ा अलग सा सवाल है और ये 2C10 में आ रहा है, तो दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड ऑल्सो। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। 2024 का देखो 8B अगेन जो डिफिकल्ट होते हैं ना वो चॉइस वाले आ रखे हैं यहाँ पे। 8B इनइक्वालिटीज की फॉर्म पूछी है एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में। अगर ये आपसे नहीं हैंडल हो रहा है तो यू कुड हैव इजीली लेफ्ट दिस क्वेश्चन, चॉइस होती है। ठीक है, बाकी जो है वो हम इजीली एज फार एज लैंड रिफॉर्म्स कंसर्न्ड है वो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट टॉपिक आपके सिलेबस में से ही है। तो अगर आपको एक स्ट्रैटेजी, अगर आपको एक ट्रिक बताऊं तो इस टॉपिक में अगर आप लैंड रिफॉर्म्स ढंग से कर लो, ठीक है, तो आपका कुछ नहीं छूट रहा, आप सेफ हो। इसके बाहर अगर कोई सवाल इस टॉपिक में से आता है तो चॉइस में आ रहा है वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हम ढंग से करेंगे सेकंड सेशन में। फर्स्ट सेशन में वी आर स्टार्टिंग विद एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी काम धंधा हो, वो सब सोशल रिलेशनशिप्स के आसपास घूमता है। वो सोशल रिलेशनशिप्स के दायरे में ही होता है। वेदर यू टॉक अबाउट कॉरपोरेट में भी आज की तारीख में अगर हम बात करें तो पीपल डोंट गो आफ्टर मनी या मनी के पीछे जाते भी हैं, किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं और वहां पे अगर आपको टॉक्सिक सोशल कल्चर, टॉक्सिक वर्क कल्चर मिलता है तो दे लीव इट विद इन अ ईयर, चाहे आपको 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा हो। सिमिलरली यहाँ पे हम एग्रीगेट सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम गाँव की बात कर रहे हैं। गाँव में जैसे कि हमने पिछली आइडिया ऑफ विलेज एंड विलेज स्टडीज में देखा कि जजमानी सिस्टम के आसपास सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी घूम रही है एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ सोशल रिलेशनशिप। कास्ट के बेसिस पे सोशल रिलेशनशिप डिफाइंड है एंड उसके आसपास सारी गांव की इकोनॉमिक एक्टिविटी घूम रही है। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत नहीं होगा अगर मैं कहती हूँ कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो वो सब सोशल रिलेशनशिप्स के दायरे में ही होता है। खेती, एग्रीकल्चर भी इससे अलग नहीं है। मतलब गांव में किस तरह की जमीन बटी हुई है, किस तरह की जमीन बटी हुई है, कौन क्या काम करता है, लोग जो हैं क्या काम कर रहे हैं, ये सब एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर आता है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बात करते हैं हम इसकी। ये जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या फ्रेमवर्क, किस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं? फर्स्ट इज हाउ एंड बाय whom लैंड इज कल्टिवेटेड। लैंड की कल्टीवेशन कैसे हो रही है और कौन कर रहा है कल्टीवेशन। ठीक है, फर्स्ट इज दिस।
बिल्कुल हम बेसिक से बात कर रहे हैं कि भाई गांव में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किस तरह से हो रही है, स्पेशली एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटी किस हिसाब से गांव में वो होती है। तो एक फ्रेमवर्क के हिसाब से होती है, जिस फ्रेमवर्क में हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि गांव में एक तरफ बड़े जमींदार हैं, एक तरफ बड़े जमींदार हैं जिनके पास खेत के खेत हों, बड़ी बड़ी एकड़ों में ज़मीनें हैं, किलो में बहुत 80-90 किलो ज़मीनें हैं। उस टाइम तो अगर हम ये 1950s की हमने स्टडीज़ करी तो उस टाइम पे तो और भी बड़े बड़े साइजेस की बात कर रहे हैं हम। और दूसरी तरफ छोटे किसान हैं जो जिनको ज़मीन थोड़ी ही मिली हो, तो लैंड इज़ अनइक्वली डिवाइडेड। कौन खुद खेत में काम करेगा? देखो पहले तो हाउ लैंड इज डिवाइडेड एंड बाय whom लैंड इज कल्टीवेटेड। कौन खुद खेत में काम करेगा और कौन मजदूरों से करवाएगा, ठीक है। ये सब उसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू निकलता है जो समाज ने बना रखा है, जो सोसाइटी ने बना रखा है, ठीक है। फिर आता है हाउ फूड एंड एग्रीकल्चर इनकम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। फूड एंड एग्रीकल्चर, जो आपकी इनकम है, क्या मजदूर को ज़्यादा इनकम मिलनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा है, या ज़मींदार को? तो ये किस बेसिस पे डिवाइडेड होता है गांव के एग्रीकल्चर में, गांव की खेती में? जब फसल हो गई तो उससे जो पैसा या अनाज आया, ये किसकी जेब या गोदाम में जाता है? सबको इक्वली मिलेगा या कोई एक दो लोग सब ले जाएंगे? ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ मार्केट लॉजिक से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कास्ट से, क्लास से और जेंडर जैसी सोशल फैक्टर्स से। इसीलिए एक सोशल रिलेशनशिप की बात करी गई है। सोशल रिलेशनशिप के थ्रू एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया है जहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे सोशल रीजंस आर कमिंग। कौन से सोशल रीजंस? आपकी कास्ट क्या है, आपकी क्लास क्या है, आपका जेंडर क्या है। तो गांव में ये सब फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स प्ले बिगर रोल, ठीक है। सी आपका आता है कि इन व्हाट वे और ऑन व्हाट टर्म्स द एग्रीरियन सेक्टर इज लिंक्ड टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। कि भाई जो गांव है वो बाकी दुनिया से, शहरों से या दूसरे गांव से किस तरह कनेक्टेड है। गांव की खेती बाड़ी सिर्फ गांव में नहीं रहती, वो मंडी, शहर, बाजार सबसे जुड़ी है। ये लिंक कितना मजबूत है और किस शर्त पर काम कर रहा है, इससे बहुत कुछ बदलता है। किस टर्म्स पे इनकी कनेक्शन है बाकी शहरों से, बाकी गांव से। गांव में अब सब कहते हैं अरे अपनी सब्जी शहर में बेच के आओ, बट कितने आराम से, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, मंडियां कितने अच्छे से कनेक्टेड है गांव से, तो कितने आराम से वो सब हो पा रहा है, उस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब सरकारी पॉलिसी बनेगी, गांव वालों की कितनी सुनवाई होगी, ये सब तय करता है कि गांव का इकोनॉमिक लिंक बाकी देश से कितना आसान या मुश्किल है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स पे एक गांव का एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है। एक गांव की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि प्राइमरीली एग्रीकल्चर है, वो कैसे चलती है? पहला है लैंड कैसे डिवाइडेड है, और लैंड पे कौन कल्टीवेशन करेगा, कौन सिर्फ हक जमाएगा। फिर इनकम जो आएगी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले तो काम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड फिर गांव बाकी की दुनिया से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज योर बेसिक फ्रेमवर्क, इसके बेसिस पे हमारा रेस्ट ऑफ द लेक्चर चलेगा। अब हम थोड़ा रियलिटी में आते हैं। दिस वाज कंसेप्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम। अब आ जाओ स्टडीज क्या हुई हैं एग्रेरियन रिलेशंस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अब हम एग्रेरियन रिलेशंस की स्टडीज की बात करेंगे। तो देखो, जब इंडियन सोशियोलॉजी शुरू शुरू में बहुत उभर के आई,
1950s में, तो लोग कास्ट, फैमिली, रिलीजन, इन पे बहुत रिसर्च कर रहे थे। पर एग्रेरियन हम ये विलेज स्टडीज में भी बात करी थी कि कास्ट, क्लास, जेंडर तो उन्होंने स्टडी किया विलेज स्टडीज में। एग्रेरियन, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड टेन्योर सिस्टम, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को छोड़ दिया। तो एग्रेरियन रिलेशंस जैसे किसकी ज़मीन है, कितनी है, किस तरह से गांव के अंदर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, पहले इतना ध्यान इस चीज़ पे विलेज स्टडीज में नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले स्टडी आई वो आई एंद्रे बेते की। एंद्रे बेते की बुक आई स्टडीज इन एग्रेरियल सोशल स्ट्रक्चर 1974 की। एंड इसमें ये किताब इन्होंने लिखी, उस टाइम पर ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी लगी लोगों को, बहुत फेमस हुई है क्योंकि उन्होंने गांव को सिर्फ कास्ट या किनशिप से नहीं बल्कि ज़मीन, लैंड के नज़रिए से समझने की कोशिश की। इससे एग्रेरियन सोशियोलॉजी को लोगों ने प्रोफेशनल रिस्पेक्टेबिलिटी दी। मतलब अच्छा, ये भी एक ब्रांच है जिसको ठीक से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नया टॉपिक सोशियोलॉजी में उभर के आया। फिर हमने पेजेंट स्टडीज की बात करी थी। हमारे यहाँ पेजेंट स्टडीज या विलेज स्टडीज एक ही गाड़ी के दो पहिए जैसे हैं। ठीक है, बहुत लोगों को विलेज इंडिया, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, विलेज इंडिया मैकिम मैरियट की बहुत फेमस किताब 1955 की विलेज इंडिया। तो बहुत लोगों को विलेज इंडिया याद होगी जिसे मैरियट ने एडिट किया था रॉबर्ट रेडफील्ड के डायरेक्ट सुपरविजन में। ठीक है, उसमें लिटिल कम्युनिटीज और ग्रेट कम्युनिटीज की थ्योरी आई थी। हमने बात करी थी लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन और फिर यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकियलाइजेशन। ठीक है, अब बेते ने ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लिटिल कम्युनिटीज एंड ग्रेट कम्युनिटीज और फिर उसके बेसिस पर लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन, बेते ने इस आइडिया पर काफी क्रिटिक किया। ठीक है, बेते क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया का गांव सीधा साधा यूरोप की पेजेंट कम्युनिटीज, दिस वाज अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड का यूरोपियन कॉन्सेप्ट मैरियट ने इंडिया में लगाया था, विलेज इंडिया में। तो बेते कहते हैं कि इंडिया के गांव सीधा सीधा यूरोप की पेजेंट कम्युनिटीज जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में लैंड रिलेशंस बहुत तरह के हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स। कहीं क्वाजी फ्यूडल है, कहीं क्वाजी फ्यूडल सेटअप है, कहीं रैयतवाड़ी है, कहीं जमींदारी है। क्वाजी फ्यूडल, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी फ्यूडल? देखो यूरोप, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, मैं प्रॉपर आपको ये बताऊंगी व्हाट डज इट मीन, बट अभी के लिए समझते हैं। फ्यूडल कॉन्सेप्ट जो है ना, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, फ्यूडलिज्म। ठीक है, इंडिया वॉज नॉट इक्वलन टू यूरोप में जो फ्यूडलिज्म जिसको बोला गया, जो यूरोप का फ्यूडल सिस्टम था, तो बट उससे सिमिलर था। क्योंकि उससे सिमिलर था तो हम इंडिया में, हम कभी भी अगर आपको एक्यूरेट सोशोलॉजिकल टर्म यूज करनी है, नेवर कॉल्ड इंडियन रिलेशंस, एग्रीरियन रिलेशंस को हम फ्यूडल नहीं कहते, उसको हम हमेशा क्वाजी फ्यूडल कहते हैं। बिकॉज इंडिया का जो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर राइट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब सोशोलॉजिस्ट गॉट बैफल्ड कि इतना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। हर जगह जितनी डाइवर्सिटी हम बात करते हैं कि कास्ट में है, रिलीजन में है, लैंग्वेज में है, डायलेक्ट में है, उतनी ही डाइवर्सिटी हमारी लैंड रिलेशंस में भी देखी गई, विच वॉज नॉट देयर इन यूरोप की पेजेंट कम्युनिटीज में। इसलिए हम इसे क्वाजी फ्यूडल कहते हैं। वी हैव आवर ओन पेक्यूलियरिटीज, वी हैव आवर ओन यूनिक सिस्टम्स। ठीक है, अब जब आप लिटिल कम्युनिटीज को किनशिप, रिलीजन, कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हो तो खेत और ज़मीन को नज़रअंदाज कर देते हो। पहले हमने देखा विलेज स्टडीज़ में उन्होंने लैंड या एग्रीकल्चर पे बात ही नहीं करी, ये नज़रअंदाज हुए।
हाँ, कुछ लोग जिन्होंने लैंड पर फोकस किया, जैसे बेते या कैथलीन गौ, 1955 की इनकी स्टडी है, या राधा कमल मुखर्जी, इनकी 1971 की स्टडी है। इन पर इनका ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा कास्ट फैमिली पे ही अटका था। ठीक है, तो विलेज स्टडी से पहले ये सिर्फ यही कुछ गिने चुने लोग थे जिन्होंने एक्चुअली में लैंड रिलेशंस को या एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करी। बट ओवरऑल जो ट्रेंड था वो ये था कि कास्ट या फैमिली या रिलीजन पे ही सब सोशोलॉजिस्ट लगे हुए थे उस टाइम पे। हमने पिछले सेशंस में देखा है विलेज वाले में। अब देखो, अब विलेज स्टडीज के पहले, विलेज स्टडीज तो हमारी 1950s में चल रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर हम इससे पहले कॉलोनियल टाइम की बात करें, कॉलोनियल टाइम पे क्या चल रहा था? ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ब्रिटिश ज़माने में कॉलोनियल एथनोग्राफर्स उन्होंने स्टडी करी थी। अब कॉलोनियल एथनोग्राफर्स ने बहुत कुछ लिखा इंडियन विलेजेस पे, पर वो सब अपनी ही नज़र से लिखते थे जिससे उनका राज्य, उनका ब्रिटिश रूल जस्टिफाई हो सके। देखो, हम सिविलाइज कर रहे हैं इंडिया के लोगों को, इट इज़ अ वाइट मैन्स बर्डन, ये लोग अनसिविलाइज हैं, दे आर बैकवर्ड, दे आर इंफीरियर, तो हम इनको सिविलाइज कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें वो लिखते थे अपनी स्टडीज़ में। चार्ल्स मेटकैफ की हमने बात करी थी, चार्ल्स मेटकैफ जिसने इंडियन विलेजेस को लिटिल रिपब्लिक ही बोल दिया था कि भाई ये तो अलग ही है, दुनिया से, देश दुनिया से कनेक्टेड ही नहीं है। चार्ल्स मेटकैफ ने इंडियन विलेज कम्युनिटी को का कॉन्सेप्ट दिया था, जहाँ गांव को लिटिल रिपब्लिक्स इसने बताया, सब कुछ गांव में ही बनता है, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, बदलाव से दूर। राइट। अब ये जो नैरेटिव फैलाया गया ब्रिटिश एथनोग्राफर्स के थ्रू, इस नैरेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि गांव में प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं होती। इन्होंने ये बात करी, सब कम्युनली ओन्ड है, जैसे सब कुछ मिलजुल के ही जमीन रखते हों। इससे वो लोग दिखाना चाहते थे कि कोई इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, अगर लैंड कम्युनली ओन्ड है तो सब लोग बराबर है, किसी में इकोनॉमिक बेसिस पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। पर बाद की रिसर्च ने इस सब को थोड़ा उल्टा बताया। अभी हम देखेंगे कि ये इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन होती है गांव में। तो जब हमने लेटर हिस्टोरिकल रिसर्चेस हुई, उसमें रिसर्चर्स ने बताया कि ये जो ब्रिटिशर्स की एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग थी, दिस वाज कि भाई प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, लैंड इज कम्युनली ओन्ड, इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन है ही नहीं, सब मिलजुल के रह रहे हैं। दिस वाज अ वेरी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन विलेजेस बाय कॉलोनियल एथनोग्राफर्स, बाय ब्रिटिशर्स। पहले लैंड अबंडेंट जरूर था, बड़े बड़े पीसीज होते थे लैंड के, पॉपुलेशन कम थी, पर इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सबके पास बराबर राइट्स थे लैंड के ऊपर। गांव के अंदर लोगों के पास जमीन पे दावा या तो परंपरा, कस्टम्स, आपके ट्रेडिशंस के बेसिस पे था, या राजा के ग्रांट्स, राजा के अनुदान से होता था। ठीक है, ये एक थिंकर की स्टडी बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये फैक्टर थे, ये बाद में रिसर्चर्स ने बताया। फिर इरफान हबीब की स्टडी है, उन्होंने कहा कि मुगल ज़माने का एग्जाम्पल लें, अगर हम मुगल्स के टाइम पे अगर हम देखें, ब्रिटिशर्स के पहले मुगल्स थे, मुगल्स के ज़माने के एग्जाम्पल दिए उन्होंने, जहाँ लैंड राइट्स बेचे खरीदे जाते थे। हमने क्या पढ़ा था पहले कि भाई ब्रिटिशर्स के आने पे लैंड की कोमोडिफिकेशन हुई। राइट, लैंड को एक मार्केट में बेचे जाने वाली चीज ब्रिटिशर्स ने बनाई। बट इरफान हबीब की स्टडी है कि मुगल जमाने में भी उसने देखा कि ये चीज इतने हायर लेवल पे नहीं होती थी, बट होती थी, लैंड राइट्स बेचे खरीदे भी जा सकते थे। हिस्टोरियंस कहते हैं कहाँ गया है ना कि गांव बिल्कुल आप
अपने आप चल रहा था, सब बराबर थे, ये सब मिथ है। एक्चुअली काफ़ी डिफरेंशिएशन थी, इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन काफ़ी थी। कैसे? बड़े कल्टीवेटर्स जो बाजार के लिए उगाते थे, ठीक है, बिग कल्टीवेटर्स थे जो मार्केट में बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए उगाते थे। छोटे पेजेंट्स थे, स्मॉल पेजेंट्स, जो खुद के खाने तक का ही जुगाड़ नहीं कर पाते थे, मुश्किल से कर पाते थे। और बीच में फिर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी चलती थी। तो ये इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन गांव में थी। कास्ट पेजेंट्री और मीनियल पॉपुलेशन के बीच जो पेजेंट्री पॉपुलेशन थी और जो मीनियल पॉपुलेशन, जो और सो कॉल्ड मीनियल पॉपुलेशन, ऑलवेज राइट मीनियल इन कोट्स, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ डेरोगेटरी वर्ड। तो अगर आप किसी पॉपुलेशन को मीनियल कह रहे हो तो पुट इट इन कोट्स के सो कॉल्ड मीनियल पॉपुलेशन। कास्ट पेजेंट्री और सो कॉल्ड मीनियल पॉपुलेशन के बीच और भी झगड़ा होता था। ये वो लोग थे जो कुछ और पेजेंट से भी नीचे का कुछ और काम करते थे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जो अनटचेबल्स थे, सो कॉल्ड अनटचेबल्स, वो काम, तो उनमें झगड़े थे। जिससे पता चलता है कि गांव कभी सेल्फ सफिशिएंट और कॉन्फ्लिक्ट फ्री नहीं रहा है। गांव में कॉन्फ्लिक्ट्स थी। ये हमने विलेज स्टडीज में भी ये बात प्रूव करी थी, सोशियोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडीज के थ्रू। कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर किया गया था बाय कॉलोनियल एथनोग्राफर्स। अब देखो, मुगल जमाने में रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी से गांव जुड़ता था। फसल पर टैक्स लगता था, पर सबके साथ बराबर सुलूक नहीं होता था। जमींदार या हेडमैन जो होते थे, जमींदार से कम टैक्स लिया जाता था। बाकी छोटे किसान से, स्मॉल पेजेंट्स, उन पर ज्यादा बोझ था, उन पर ज्यादा बर्डन था टैक्स का। गांव वाली जिंदगी कॉन्फ्लिक्ट फ्री तब भी नहीं थी। अगर टैक्स डिमांड हद से बढ़ जाती तो किसान गांव छोड़ के भाग जाते थे। ये किसान ये कभी कभार रिवोल्ट भी कर देते थे, पर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। कभी धार्मिक नेता से इंस्पायर्ड होके करते थे, कभी अपने आप, ठीक है। तो दिस वाज द ट्रेंड प्री कॉलोनियल एरा में। अगर हम देखें, कॉलोनियल एथनोग्राफी ने ही हमें जजमानी सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट दिया। कॉलोनियल एथनोग्राफर्स, कॉलोनियल टाइम की बात करें तो इन्होंने हमें जजमानी सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट दिया। क्या बोला था इन्होंने? जिसमें इन्होंने देखा कि गांव में एक्सचेंज रिलेशंस कैसे चलते हैं। जैसे एक कास्ट नहीं है, एक कास्ट नाई है, एक कास्ट लोहार है, एक कुम्हार है, और सब एक दूसरे से कुछ लेते कुछ देते हैं। हमने स्टेटम पढ़ा था कि वाइजर ने कहा था, यू रिमेंबर इन लास्ट सेक्शन, वाइजर ने क्या लिखा था, इसने यहां तक लिख दिया था कि ईच सर्व्स द अदर। एक कास्ट में बहुत सारी कास्ट हैं, तो ईच सर्व्स द अदर, ईच इन टर्न वॉज मास्टर एंड ईच इन टर्न वॉज सर्वेंट। मतलब ये इसके लिए मास्टर है, ये इसके लिए सर्वेंट है, और कभी किसी एक्सचेंज में ये सर्वेंट है, ये मास्टर है, ठीक है। तो ये वाइजर ने यहां तक बोल दिया था, मतलब सब एक दूसरे के लिए देवता समझ लो। पर बाद में हमने एफ.जी. बेली, ल्यूइस और बेली की स्टडी देखी थी। एफ.जी. बेली जैसे लोगों ने बोला कि रियलिटी में ये रिलेशन एक तरफ से बहुत कोर्सिव था। समझ लो किस तरफ से कोर्सिव था, बहुत ऑप्रेसिव था। ये कोई इतना मिलजुल के गिव एंड टेक वाला नहीं रिलेशन था। फिर डोमिनेंट लैंडलॉर्ड्स इस सिस्टम को यूज करके, जजमानी सिस्टम, इस सिस्टम को यूज करके जो डोमिनेंट लैंडलॉर्ड्स थे, ये सिस्टम को यूज करके प्री कैपिटलिस्ट यानी कि फ्यूडल टाइप रिलेशंस चला रहे थे। क्वाजी फ्यूडल, फ्यूडल टाइप बोल दिया मैंने यहाँ पे, तो क्वाजी फ्यूडल रिलेशंस चला रहे थे जहां उनकी हर बात सबको माननी पड़ती थी। सो इट वाज अ कोर्सिव रिलेशन इन फेवर ऑफ डोमिनेंट लैंडलॉर्ड्स। फिर ये आइडिया कि पूरे देश में ही जजमानी सिस्टम चलता है,
जो कॉलोनियल इन्होंने बोल दिया एथनोग्राफर्स ने कि भाई पूरे देश में यजमानी सिस्टम चलता है, ये भी गलत बात थी, ये भी उन्होंने गलत लिखा। ये यजमानी सिस्टम मेनली नॉर्थ इंडिया का एक लोकलाइज्ड फिनोमिनन था, जिसका इतना लंबा हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं है। ठीक है, दिस वाज सेड बाय, ये रिसर्च मेयर ने करी थी, एड्रियन मेयर ने। इन्होंने बोला था कि भाई इतना कोई ये पैन इंडिया, इट्स नॉट अ पैन इंडियन फिनोमिना, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड टू नॉर्थ इंडिया एंड इट इज अ वेरी लोकलाइज्ड फिनोमिनन देयर। ठीक है, अब थोड़ा हम, ये आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है तो हम एग्रेरियन चेंजेस की बात कर लें। एग्रेरियन चेंजेस ड्यूरिंग colonial रूल। यहां देखो, ब्रिटिश लोग आए तो नया प्रॉपर्टी राइट सिस्टम लेके आए। क्या प्रॉपर्टी राइट सिस्टम? जमींदारी, रैयत बाड़ी, माहलबाड़ी या मालगुजारी, ये एक्ट लेके आए थे। हर जगह पर थोड़ा थोड़ा अलग अरेंजमेंट, पर सब में एक चीज कॉमन थी कि जमीन की ओनरशिप पर कॉलोनियल सरकार का नया सिक्का चल गया। ठीक है, ये वो करना चाह रहे थे, चाहे जमींदारी हो या रैयतवाड़ी या माहलवाड़ी, सबके अरेंजमेंट में जमीन के फॉर्मल अथॉरिटी को बदला गया। पर ये नहीं कि पुराने रिवाज गायब हो गए। एक्चुअली कॉलोनियल पॉलिसीज ने जो पुरानी क्वाजी फ्यूडल, इन्होंने क्या किया, जो पुरानी क्वाजी फ्यूडल रीति रिवाज को और मजबूत किया। इट दे स्ट्रेंथन्ड इट। ये गुहा ने बोला है, रामचंद्र गुहा। गुहा कह रहे हैं कि जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए तो उन्होंने सिर्फ नए कानून, लैंड, ये वाले एक्ट्स, ये नए कानून, परमानेंट सेटलमेंट 1793, रैयतवाड़ी सिस्टम, माहलवाड़ी सिस्टम, ये नए कानून लेके आए। बट बस यही नहीं किया, बल्कि पुराने राजा महाराजा के टाइम के एग्रेरियन पावर स्ट्रक्चर को भी जिंदा रखा और उनको अपने फायदे के लिए यूज किया। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्वाजी फ्यूडल। गांव में ऑलरेडी कुछ बड़े लोग होते हैं, जैसे कि जमींदार, मनी लेंडर या गांव के मुखिया, सरपंच। इन लोगों के पास पावर होती है, ये बाकी लोगों पे पावर जमाते हैं। ब्रिटिश ने उन्हीं लोगों को और पावर दी विद लीगल बैकिंग। लीगल बैकिंग क्या थी? परमानेंट सेटलमेंट 1793, रैयतवाड़ी सिस्टम, माहलवाड़ी सिस्टम। जो एक्ट लेके आए, इस एक्ट से इनकी पावर को लीगल बैकिंग मिली, जो ऑलरेडी हमारे पावरफुल लोग थे गांव के सोशल स्ट्रक्चर में। ब्रिटिश ने उन्हीं लोगों को और पावर दी लीगल बैकिंग से। पहले आम लोग, जमींदार से आम लोगों को दिक्कत थी। अब ब्रिटिश रूल के बाद वही एक्सप्लॉयटेशन डबल हो गया। टैक्स तो देना ही है, टैक्स तो देना ही था, ऊपर से नए नए कानून और आ गए। पुराने क्वाजी फ्यूडल सिस्टम की लूट तो थी ही, अब वो लीगल भी हो गई। जमींदार या मनी लेंडर की अगर आप बात नहीं मानोगे तो ब्रिटिश पुलिस या कोर्ट से एक्शन हो जाएगा आपके ऊपर। तो वाई क्यूज, अब हम इसको क्यों क्वाजी फ्यूडल क्यों बोल रहे हैं, फ्यूडल क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखो, इंडिया में प्री कॉलोनियल टाइम्स में फ्यूडल टाइप रिलेशंस तो थे, जैसे जमींदार या जागीरदार। ये लोग पेजेंट से रेंट लेते थे, सोशल डोमिनेंस थी इनकी। फिर पुराना बता रही हूँ मैं सिस्टम जो चल रहा था, फ्यूडल टाइप रिलेशंस जो थे। फिर बेगार चलती थी, बेगार एज इन फोर्स्ड लेबर, पैसे नहीं दे रहे हैं बट काम ले रहे हैं। फिर कास्ट बेस्ड ऑपरेशन तो था ही। पर ये जो सिस्टम था, ये फॉर्मल या लीगली फिक्स्ड यूरोपियन फ्यूडलिज्म जैसा नहीं था। यूरोपियन फ्यूडलिज्म जो था
उसको लीगल बैकिंग मिली हुई थी, बट जो हमारा सिस्टम था इसमें लीगल बैकिंग नहीं था, तो दिस वाज मोर एक्सप्लॉयटेटिव। हमारे में ऐसे कोई लीगल कोई फरमान जारी कुछ ऐसा नहीं था, इट वाज अ लोकलाइज फिनोमेना, बट ये होता था। और ये सिस्टम, अब इंडिया का जो ओल्डर ऑर्डर, ये थोड़ा कस्टम बेस्ड था, ये थोड़ा लोकलाइज था, कभी कभी फ्लूइड भी था। पावर रिलेशंस रीजन वाइज अलग अलग थे, नॉर्थ इंडिया में अलग है, साउथ इंडिया में अलग चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में कई जगह जमींदार रेंट लेते थे, लेकिन कितना रेंट जमींदार रेंट लेता है, लेकिन कितना, ये कोई रिटर्न लॉ या फिक्स रेट नहीं था। रेंट डिपेंड करता था गांव के रिवाज, कास्ट रिलेशंस या जमींदार रैयत के समझौते पे। कभी कभी ड्रॉट यानी कि सूखा या फ्लड, बाढ़ हुई तो रेंट माफ भी कर देते थे, क्योंकि जमींदार और पेजेंट एक ही लोकेलिटी के लोग थे, पर्सनल रिलेशंस भी उनके होते थे। वहीं साउथ इंडिया में मिरासी सिस्टम था, तमिल रीजन में, जिसमें लैंड कल्टीवेटिंग राइट्स जो होते थे हेरिडिटरी होते थे, पर लैंड सेल परचेज या रेंट का रूल लोकल कस्टम से डिसाइड होता था। ठीक है, कभी कभी पेजेंट्स के पास भी स्ट्रॉन्ग राइट्स होते थे, लैंडलॉर्ड उनसे इजीली जमीन नहीं ले सकते, नहीं छीन सकते। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के जो नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे, ये वाले ब्रिटिशर्स के जो नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे, ये छोटे किसान को जबरदस्ती बाजार से इन्होंने जोड़ा। जो भी आपके परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, माहलवाड़ी, जो ये एक्ट्स लेके आए थे, इन्होंने जबरदस्ती छोटे किसान को, स्मॉल पेजेंट्स को मार्केट से जोड़ा, चाहे उनके पास सरप्लस हो चाहे ना हो, मतलब उनको टैक्स देना ही पड़ेगा। फिर फसल बेचनी ही होगी, अब टैक्स देना है तो फसल बेचनी होगी, नहीं तो कहाँ से पैसे आएंगे। तो ये जो जिनके पास अपने खाने का जुगाड़ नहीं होता था, उनको मार्केट से जबरदस्ती जोड़ा गया ताकि वो बेच के टैक्स भर पाए, राइट। इससे एक्सप्लॉयटेशन और तेज हुआ। अब यही सब चीजें दिखाती हैं कि गांव की खेती बाड़ी जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है, इसको कोई सीधा सच्चा सिस्टम ये नहीं था। रूलर्स, कॉलोनियल पॉलिसीज, कास्ट, लैंड राइट्स सब मिलके एक ऐसी कॉम्प्लेक्स कहानी लिख रहे थे जहां आम किसान बहुत जगह मजबूरी से जूझ रहा था। और आज तक हम इन्हीं बदलावों के अंजाम देख रहे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद भी आज तक हम इन्हीं बदलावों के अंजाम देख रहे हैं। आप GS3 में पढ़ते हो कि सोशो इकोनॉमिक मसलों में गांव, और ये कितने आज भी प्रॉब्लमेटिक हैं, आज भी इतने हम चेंजेस ले आए इंडिपेंडेंस के बाद, फिर भी ये मसले अभी तक चल रहे हैं। एंड दैट्स हाउ द एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल कंटिन्यू। आज भी हम ट्रांसफॉर्मेशन लेने की आशा रखते हैं कि चेंजेस हों, और गांव में जो किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाह रहा है, इस थिंकिंग को हम बदल सकें। अब एग्रेरियन चेंजेस इंडिपेंडेंस के बाद कैसे थे? इंडिपेंडेंस के बाद, अभी हमने कॉलोनियल टाइम की बात करी है, ये देखो 1947 में अंग्रेज चले गए, और उसके साथ ही हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का नया दौर शुरू होता है। पहले जहां कॉलोनियल जमाने में सब उन्हीं के फायदे के लिए सेट था, अब एक नई सोच आई, विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इमर्ज्ड एज अ स्ट्रैटेजी। नई सरकार ने सोचा जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हमें अपने देश की इकोनॉमी बदलनी है, बढ़ानी है, डेवलप करनी है। तो डेवलपमेंट एक पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक एजेंडा बना।
मतलब सब लोग सोचने लगे कि अब गांव की हालत बदलेगी, सुधरेगी, विकास होगा। लेकिन डेनियल थॉर्नर के मुताबिक राजनीति की दुनिया में तो बहुत कुछ बदल गया, बट गांवों का माइक्रो लेवल वाली डायनामिक्स, ये डेनियल थॉर्नर ने वर्ड यूज किया है, इनकी गांव की माइक्रो लेवल वाली डायनामिक्स अभी भी कॉलोनियल से बहुत अलग नहीं हुई थी। 1950s के, ये कहते हैं 1950s की शुरुआती दिनों में गांव में अब भी वही जमींदार और महाजन, ये जमींदार और महाजन के दबंग लोग छाए थे, ज्यादातर अपर कास्ट थे ये। इससे क्या हुआ, बही खाते वाली जो डेट की, जो कर्ज की डिपेंडेंसीज थी वो चलती रही और छोटे किसान फंसे के फंसे रह गए। गांव की ये जो प्रॉपर्टी रिलेशंस थे, इनकी नेचर कैसी थी, गांव में गांव की जो लोकल वैल्यूज थी, जो सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस, सोशल प्रेस्टीज, जो सामाजिक प्रतिष्ठा को शारीरिक श्रम, फिजिकल वर्क, इससे नेगेटिव में जोड़ते थे। गांव की वैल्यूज थी कि भाई अगर किसी का सोशल स्टेटस उसको मेंटेन करना है, सोशल प्रेस्टीज उसको मेंटेन करनी है, तो वो फिजिकल वर्क नहीं करता है, हम क्यों करें। ठीक है, इसको एक नेगेटिव वे, इन चीजों को इनवर्सली जोड़ते थे, नेगेटिव वे में जोड़ते थे। लोगों की सोच की हाथ से काम करना तो हमारे स्टेटस के नीचे है, ये चलता था। और असल में किसान के पास लैंड में इन्वेस्ट करने लायक कोई बचत ही नहीं होती थी। इन सब से स्टैग्नेशन स्टैग्नेशन आया। हाथ का काम आपने करना नहीं है, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, स्टैग्नेशन आया, जैसे कीचड़ में फंस गए हो, ऐसी स्टैग्नेशन आई। मतलब गांव आगे बढ़ने से रुक गया, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही, और ये भी आप फिजिकल वर्क को भी बुरा मान रहे हो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो मशीन्स लेके आ सकते थे। फिर लैंड रिफॉर्म्स, थोड़ा हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में भी आज बात कर लेते हैं। लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जब प्लानिंग और डेवलपमेंट की बातें होने लगी तो लैंड रिफॉर्म्स सीधे लोगों के दिमाग में चढ़ गए। सब सोचने लगे अगर गांव को बदलना है तो जमीन के बंटवारे वाली पॉलिसीज पे फोकस करना होगा। ठीक है, द्विजेंद्र प्रसाद घोष, डीपी घोष कहते हैं, भाई ये कोई सिर्फ टेक्निकल चीज नहीं है, ये तो सीधा पॉलिटिक्स से जुड़ा सवाल था। एग्रेरियन रिफॉर्म्स का, लैंड रिफॉर्म्स का जो मुद्दा था, दिस वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स। ये कोई टेक्निकल चेंज हम नहीं लेके आ रहे थे। इंडियन स्टेट ने सोचा जमीन थोड़ी बहुत बांट देंगे विलेज की, पर कॉम्प्रिहेंसिव या रेडिकल अंदाज से नहीं। इसलिए प्रेमचंद जोशी ने इसको सेक्टोरियल, इन लैंड रिफॉर्म्स को सेक्टोरियल बोला या सेक्शनल रिफॉर्म्स बोला। इतने ही रेडिकल तौर पे नहीं आए। दीज वर बायस्ड इन फेवर ऑफ अपर कास्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट से बोला, फर्स्ट इज क्या क्या रिफॉर्म्स आए, इंटरमीडिएट टेन्योर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या बोला इन्होंने स्टेट्स को, इंटरमीडिएट टेन्योर्स, जैसे जमींदारी जगीरदारी खत्म हो। फिर टेनेंसी राइट्स और रेंट को रेगुलेट करो, टेनेंट्स को ओनरशिप दो। फिर सीलिंग्स लगाओ, लैंड सीलिंग एक्ट, सीलिंग्स लगाओ, मतलब एक हद से ज्यादा जमीन मत रखने दो एक इंसान को। ठीक है, फिर कंसोलिडेशन, लैंड की कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन करो होल्डिंग्स की, छोटे छोटे टुकड़े ना हो, सब जोड़ दो। ठीक है, तो छोटे से टाइम में ढेर सारे कानून पास हुए, पर इनकी इम्प्लीमेंटेशन
इनकी इम्प्लीमेंटेशन और इम्पैक्ट की कहानी अलग ही है। मतलब कागज पर तो सब ठीक है, पर ग्राउंड पर क्या हुआ? कानून में जानबूझकर छेड़छाड़ की गुंजाइश छोड़ दी गई। एम्बिगुटी जानबूझ के छोड़ी गई कि वो लोकल लेवल पे हम हैंडल कर लेंगे। जैसे लैंड ओनर्स ने लैंड रिकॉर्ड्स को इधर उधर कर दिया। हमारे पास तो लैंड रिकॉर्ड्स ही नहीं है, अपने परिवार में ही जमीन बांट दी। ये हुआ था, पढ़ा होगा आपने GS3 में, कि इन्होंने या तो लैंड रिकॉर्ड्स इधर उधर कर दिए, या अपने परिवार में जमीन बांट ली, या टेनेंट्स को हटाया, खुद को कल्टीवेटर्स दिखाया ताकि उन्हें नुकसान ना हो। जब पॉलिटिकल विल ही कमजोर हो, व्हेन यू डोंट हैव पॉलिटिकल या सोशल विल, तो लैंड रिफॉर्म्स तभी सफल होते हैं जब जोरदार मुकाबला करें पेजेंट्स, लोग जो प्रताड़ित हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग यूनियन या संघर्ष हो, तभी आप लड़ पाओगे। अदरवाइज पॉलिटिकल विल तो वीक थी ही। ठीक है। अब हालांकि ये रिफॉर्म्स पूरी तरह सफल नहीं हुए, बट फिर भी कुछ काम आए, कुछ पॉजिटिव चीजें इनमें थी। क्या? अब एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स जो गांव में रहते ही नहीं थे, इनकी पावर कम हो गई। अब एक नया सब्सटेंशियल पेजेंट्स और पेटी लैंडलॉर्ड्स का वर्ग उभर के आया। पेटी लैंडलॉर्ड्स बीच की एक ये कैटेगरी उभर के आई जो गांव में ही रहता था और पॉलिटिक्स और आर्थिक इकोनॉमिक तौर पे सब हैंडल करता था। ठीक है, ये बीच में उभर के आई क्योंकि इनको अपने लैंड्स को बचाना था, जो एक्ट्स आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान का एक गांव, राजस्थान के एक गांव में जगीर एबोलिशन के बाद राजपूत लोगों की जमीन काफी कम हो गई थी। छोटे मोटे किसानों के हाथ में जमीन आने लगी, तो फिर ये पेटी लैंडलॉर्ड्स का एक कैटेगरी उभर के आती है। राजपूत पहले के मुकाबले अब कम जमीन रख पाते थे। गांव की जमीन अब स्मॉल मीडियम लैंड ओनर्स के पास गई। टेनेंसी पे जो लैंड दी जाती थी वो अब कम हो गई क्योंकि लोग खुद ही खेती करने लगे। राइट? तो जब खुद ही खेती करने लगे तो ये पेटी लैंडलॉर्ड्स वाली कैटेगरी उभर के आई। अब सबसे गरीब लोग जो थे, खासकर जो एक्स अनटचेबल्स, ये जो थे एक्स अनटचेबल कास्ट जो थी, उन्हें बड़ा कोई फायदा नहीं मिला। इन तक फायदे पहुंच ही नहीं पाए सरकारी रिफॉर्म्स के। ज्यादातर मिडिल लेवल कास्ट्स को ही, ये लिखोगे आप पॉइंट, कि भाई जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो ज्यादातर मिडिल लेवल कास्ट्स को ही फायदा हुआ, जो हिस्टोरिकली खेती कर रहे थे। हाँ, जमीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी भी इतनी बराबर नहीं हुई। कुछ फायदा हुआ बट इतनी बराबर अभी भी नहीं हुई। पर छोटे और मीडियम साइज लैंड ओनर्स की गिनती, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी। ठीक है, थोड़े बहुत उनके हाथ में लैंड आया। अब इसमें हम एक बात कर ले, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल था। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब जो बैंक आपको लोन देती है, आपके हाथ में पैसा देती है खर्च करने के लिए एग्रीकल्चर में। अभी तक हमने जमींदारी को ठीक करने की कोशिश की। अब जो मनी लेंडर्स थे, यानी महाजन, मनी लेंडर्स की गर्दन पकड़नी जरूरी थी। गांव में लोग उनके कर्ज में दबकर रहते थे। इनके देयर इंटरेस्ट यूज्ड टू बी एज हाई एज 25% पर एनम, 100% पर एनम, इतना ये ब्याज लेते थे पर एनम। तो सरकार ने सोचा हम अपना इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दे देंगे, हम सरकार देगी पैसा,
ताकि इन पे डिपेंडेंसी कम हो। तो हम अपने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बनाएंगे, वो देंगे बैंक और कोऑपरेटिव्स के थ्रू, बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के। कोऑपरेटिव का पूरा एक अलग चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे, अभी के लिए यहाँ पे इनका मेंशन आ रहा है। ताकि अब ये क्या होगा, इससे इससे लोग मनी लेंडर्स के पास ना जाएं। तब तक 91%, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो 91% क्रेडिट यही मनी लेंडर्स से ही आता था, जहां हद से ज्यादा सूद लगता था, इंटरेस्ट रेट लगाते थे वही 25 से 100% पर एनम तक। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का जाल फिर बिछाया गया। इससे निपटने के लिए, इस चीज से निपटने के लिए भारत सरकार ने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का जाल बिछाया और कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज कर दिए। और उन्हें बोला गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करो, एवरी वन ऑफ यू नो, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी लोन दो। इकोनॉमी में पढ़ते हो GS3 में, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी लोन देना होता है बैंक्स को। और इससे थोड़ा फायदा हुआ, इस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बैंक्स और कोऑपरेटिव्स के थ्रू थोड़ा फायदा हुआ 1981 तक। फायदा देखो क्या हुआ, 1981 तक हमने देखा कि 62.6% क्रेडिट तब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से आने लगा। कहाँ हम 91% लोकल मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंट थे, अब सिर्फ वो डिपेंडेंसी कितनी रह गई आपकी 38%, 62% आप बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे शिफ्ट हो गया लोन क्रेडिट। पर इस क्रेडिट का सबसे बड़ा हिस्सा कौन ले गया? बड़े किसान, बिग पेजेंट्स। बड़े किसान या रिलेटिवली जो बेटर कंडीशन में लोग थे। गरीब अब भी महाजन के पास ही जा रहा है, अभी भी वो यहीं फंसा हुआ है 25% 100% सूद में। ये थॉर्नर और वुमेन की स्टडी है। तो फिर RJ हेरिंग की 1977 की स्टडी में ये कहते हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लैंड टेन्योर स्ट्रक्चर ही ऐसा था। गरीब किसान अभी भी फंसे रहे क्योंकि लैंड टेन्योर स्ट्रक्चर ही ऐसा था, जिसके पास जमीन के पत्ते थे उनको ही बैंक ने लोन दिया, वही उन्हीं को बैंक लोन दे रहा था। अब इससे निपटने के लिए सरकार ने कोऑपरेटिव्स को ब्यूरोक्रेटाइज किया। अब देखो चीजें इंटरेस्टिंग होंगी। कोऑपरेटिव्स को ब्यूरोक्रेटाइज किया, ब्यूरोक्रेसी बिठाई। इससे क्या होगा, इससे कुछ जगह पर कोऑपरेटिव्स को बड़े जमींदारों की पकड़ से छुड़ाया गया कि भाई गरीबों तक भी फायदा पहुंचे, सिर्फ बिग पेजेंट्स ही फायदा क्यों उठा रहे हैं, इसलिए ब्यूरोक्रेटाइज किया गया। बट कोऑपरेटिव्स की ब्यूरोक्रेटाइजेशन से क्या हुआ? करप्शन। वेयर देयर इज ब्यूरोक्रेसी देयर इज करप्शन। ब्यूरोक्रेटाइजेशन से करप्शन बहुत बढ़ गया। सुरेंद्र जोधका की स्टडी बोलती है ये। बैंक्स रूरल एलीट के कंट्रोल से तो छूट गए, इनके कंट्रोल से तो छूटे, पर जिनको क्रेडिट मिला उनकी जमीन पहले से ही बहुत थी। एलीट्स को तो छूट के जिनको फायदा हुआ, गरीब अभी भी नहीं इसको मिल रहा, तो एलीट के चंगुल से तो छूटे। रूरल एलीट, गांव के जो बड़े लोग थे, मिडिल लेवल पे फायदा शिफ्ट हुए, बट स्टिल अभी भी उसी को फायदा मिल रहा था जिसके पास जमीन पहले से ही बहुत थी, लैंडलॉर्ड्स थे। अब गांव के गरीबों के खिलाफ जो बायस था, ठीक है, ये जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन थी, ये ब्यूरोक्रेसी, दिस वाज अगेंस्ट पुअर पीपल। गांव के गरीबों के खिलाफ बैंक और सरकारी लोन सिस्टम के इस इंटरनल भेदभाव के बावजूद, इस इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन, इस इंटरनल बायस के बावजूद इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ने ग्रीन रेवोल्यूशन को स्पीड दी और मनी लेंडर्स की थोड़ी बहुत बंदूक चलनी कम हुई। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत बड़ा पार्ट है ग्रीन सोशल स्ट्रक्चर का, बट क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है,
तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आपका टॉपिक आगे आएगा पेपर 2 में, दूसरी यूनिट में, वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, एक तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा पार्ट आता है, उसको भी हम नहीं लेंगे। बट इसको थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन सबको आता है, आप जीएस में पढ़ते हो, सीडीपी इज नॉट दैट वेल नोन टू स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, तो इसको थोड़ा सा मैं अब टच करूंगी, बट इसको डिटेल में हम आगे जो सिलेबस की टर्म्स में ही है, ये आगे वाली यूनिट्स में डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर। अब देखो, एज फार एज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर कंसर्न्ड, एससी दुबे के मुताबिक, एससी दुबे नाम आपका व्हेनेवर यू टॉक अबाउट रूरल एंड एग्रीरियन स्ट्रक्चर वाले जो यूनिट है, एससी दुबे बार बार आएंगे। दुबे के मुताबिक ये जो हमारा सीडीपी सिस्टम आया, वो यूएस के एक्सटेंशन वाले आइडिया से प्रभावित है। वहां का सिस्टम हमने कॉपी करके यहाँ लेके आए थे हम, कि गांव वालों को आप ट्रेनिंग दो, ठीक है, नॉलेज दो, उनकी खेती में इंप्रूवमेंट लाओ। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव्स थे एग्रीकल्चर में बड़ा इंप्रूवमेंट लाना, एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाओ, फिर गांव की जो बेसिक सर्विसेज हैं उनको ठीक करना, गांव में पानी हो, सिंचाई के लिए पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, ताकि वहाँ के समाज और वहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस हों। ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे सीडीपी के। अब बैरिंगटन मूर ने बोला, ये इन भाई साहब ने बोला कि सरकार को ये यकीन था कि गांव वाला बस नई टेक्निक देखेगा और बोलेगा वाह, तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, विलेज वाले तो बड़े बैठे ही हैं चेंज करने के लिए, तो चेंजेस हम लेके आए, इन्होंने अडॉप्ट किए और ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। धानागरे ने हाईलाइट किया कि सरकार की जो ये एजम्पशन थी कि भाई अडॉप्शन टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, विलेज अडॉप्ट करेगा और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ये एजम्पशन इस धारणा पे बेस्ड थी कि गांव तो एक हार्मोनियस और पीसफुल कम्युनिटी है। वही कॉलोनियल मेंटालिटी चल रही है अभी भी, सब इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं, जहाँ सब एक ही परिवार में रहते हैं। पर जैसा कि हमने अब तक देखा है, असल में ऐसा नहीं था। तो सीडीपी, अब देखो, अब आप असली कहानी शुरू होती है। 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कुछ चुने हुए ब्लॉक्स में स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है, ठीक है। पर धीरे धीरे ये जोश ठंडा पड़ने लगा सीडीपी का। क्यों? गांव के पावरफुल लोग इसको अपने ही फायदे के लिए यूज करने लगे, ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही नहीं, जिस ऑब्जेक्टिव से लेके आ रहे थे वो हुआ ही नहीं। फिर से वही गांव के जो रूरल एलिट्स थे, कोई भी स्कीम आती थी ना, रूरल एलिट्स अपने फायदे के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेते थे और लोकली उन्हीं को फायदा फिर होता था। अब एक रीजन तो ये था, दूसरा था कि एग्रीरियन प्रॉब्लम्स इतने सिंपल नहीं है। एक तो देखो, रूरल एलिट्स ने अपने फायदे से यूज किया, क्यों ये एंथुजियाज्म जो इतने धूमधाम से हमने इंट्रोड्यूस किया, क्यों ये ठंडा पड़ गया? फर्स्ट तो यही कि रूरल एलिट्स अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात ये थी कि एग्रीरियन प्रॉब्लम्स ना इतने सिंपल नहीं होते। अगर आप सीडीपी लेके आ रहे हो, आप पॉलिटिक्स को इग्नोर कर रहे हो, लिसन केयरफुली नाउ, अगर आप पॉलिटिक्स को इग्नोर कर दो तो आप, अब यहाँ पे पॉलिटिक्स, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस, पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड, अगर आप पॉलिटिक्स को इग्नोर कर दो तो आप सिर्फ उन्हीं की मदद कर रहे हो जो ऑलरेडी गांव में ताकतवर हैं, जो ताकत रखते हैं। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से अगर आप पॉलिटिक्स को इग्नोर कर दो? तो देखो, जो जब भी कोई स्कीम बनती है, डेवलपमेंट पॉलिसीज जो लोग बनाते हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट? इज पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉलिटिकल वर्ड है? इज इट अ नेगेटिव टर्म? पॉलिटिकल का
या पॉलिटिक्स का एक आप अर्थ समझो। एक पॉलिटिकल अप्रोच क्या होती है? पॉलिटिकल अप्रोच का मतलब होता है कि किसी भी समस्या को, कोई भी रूरल प्रॉब्लम है, किसी भी समस्या को इस नजरिए से देखना कि सोसाइटी का, सोसाइटी के, समाज के अलग अलग वर्ग, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसी जाति का है या किसी जेंडर का है, उस पर उसका क्या असर पड़ेगा। ये हम पॉलिटिकल अप्रोच में किसी भी पॉलिसी के एनालिसिस को पहले इस चीज से समझते हैं कि इंडियन सोसाइटी इज सो स्ट्रेटिफाइड ऑन सो मेनी थिंग्स। ऊंच नीच हमारी कास्ट के लेवल पे, क्लास के लेवल पे, जेंडर के लेवल पे, रिलीजन के लेवल पे, लैंग्वेज के लेवल पे, कास्ट, सब हर चीज पे डिवाइडेड है। तो कोई भी अगर हम पॉलिसी लेके आते हो, तो अगर आप उसको इस नजरिए से नहीं देखोगे कि उसका अलग अलग वर्गों पे क्या इम्पैक्ट करेगा, तो वो अच्छी पॉलिसी नहीं बन पाएगी। उसका असर आपको देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल अप्रोच में पावर और इनइक्वालिटी को समझा जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि रिफॉर्म्स सभी को बराबर फायदा पहुंचाएं, खासकर उन लोगों को, स्पेशली दोज पीपल जो पहले से ही मार्जिनलाइज्ड हैं। इसे कहते हैं पॉलिटिकल अप्रोच। नॉन पॉलिटिकल अप्रोच क्या होती है? नॉन पॉलिटिकल अप्रोच का मतलब होता है कि बस पॉलिसी बना दी, पॉलिसी बना दी बिना ये सोचे समझे कि सोसाइटी में किसके पास पावर है, रूरल एलिट्स के पास पावर है और किसकी सुनवाई होती है या नहीं। किसी के साथ इनजस्टिस होता है मार्जिनलाइज के पास, तो उसकी सुनवाई, उसको जस्टिस मिलता है कि नहीं। ये एक न्यूट्रल या वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच होती है। यहाँ पे आपने एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी में एक पॉलिसी का इम्पैक्ट अलग अलग सेक्शंस पे देखा ही नहीं। तो सीडीपी भी एक नॉन पॉलिटिकल अप्रोच के द्वारा बनाई गई पॉलिसी थी। फाइनली सारी मेहनत का फल रूरल एलीट की जेब में ही गया। रूरल एलीट फायदा उठा गए, बाकी लोगों को उतना फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अब यही सब दिखाता है कि आजादी के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एग्रेरियन सेक्टर में जमीन के कानून, हमने क्या क्या बातें करी, हमने लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉज थे, लॉज की बात करी, या बैंक लोन्स की बात करी, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करी। तो वेदर वी टॉक अबाउट एक्ट्स, वेदर वी टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, लोन, बैंक लोन, या हम सीडीपी की बात करें, इन जैसे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश तो हुई इंडिपेंडेंस के बाद, पर उनका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि नेता और दबंग लोग, रूरल एलीट, नेता और दबंग कास्ट लोगों ने ही इस सिस्टम का फायदा उठाया और बहुत कम गरीब किसानों को असली फायदा हुआ। दिस वॉज इट्स बिगेस्ट लिमिटेशंस। तभी तो आज तक हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आज तक हम गांव के उस सिस्टम को चेंज ही नहीं कर पाए। ठीक है, अब सीडीपी हमने ये थोड़ा ओवरव्यू ले लिया, डेप्थ में हम आगे पढ़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन भी हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब आ जाओ एक और थोड़ा सा हम और डिटेल में चलते हैं। एग्रेरियन चेंजेस की हमने बात करी है, एग्रेरियन एंड एग्रीकल्चर लेबर, इसको थोड़ा मैं और डेप्थ में हम कुछ और स्टडीज के थ्रू देखना चाहेंगे। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, ग्रीन रेवोल्यूशन में ना उन्होंने एक बेसिक अजम्पशन लगाई थी, ट्रिकल डाउन की। अगेन ट्रिकल डाउन, मैंने आपको आई थिंक AR देसाई का जो लेक्चर है, अगर आपने देखा हो, वहाँ पे मैंने ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में बताया है, जो कि स्पेशली हम एसोसिएट करते हैं आज की तारीख में LPG रिफॉर्म्स से, 1991 के, कि एक जब प्राइवेटाइजेशन करी, लिबरलाइजेशन करी, ग्लोबलाइजेशन करी, ठीक है, सरकार का रोल कम किया, तो एक इन्होंने इस बेसिस पे, इस एजम्पशन पे ये इस चीज को अच्छा ठहराया प्राइवेटाइजेशन को, कि भाई अमीर जो लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको आप ग्रो करने दो, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े हजारों लेवल पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं,
ठीक है, अमीर को और अमीर करोगे। एक सेठ जी हैं, ठीक है, उनको आप और अमीर करोगे तो उनकी एक उनको आप देते जाओ पैसे पे पैसा, उनके मिठाइयाँ उनको देते जाओ, भरते जाओ, उनके टैक्स भी माफ कर दो, उनको और स्कीम्स दो, तो ये इनको खिलाते जाओ तो इनकी एक लार टपकेगी। जब ये बिल्कुल भर जाएंगे, इनका पेट फूल जाएगा, बिल्कुल रज जाएंगे, फिर ये इनकी एक लार टपकेगी और जो छोटा बंदा है, गरीब बंदा है, उसके तरफ ट्रिकल ट्रिकल, बूंद बाय बूंद इनको भी फायदा पहुंचेगा। यानी कि इस बंदे ने, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उन्होंने जो बड़े बड़े अपने बिजनेसेस बनाए हैं, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, तो जब ये अपना फ़ायदा उठा लेते हैं तो थोड़ा बहुत एक बड़ी कंपनी को फ़ायदा होता है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे हज़ारों लेवल पे मिनिमम वेजेस पे जो लोग बैठे हैं उनकी भी थोड़ी बहुत इनकम बढ़ती है। तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम डायरेक्टली, ट्रिकल डाउन थ्योरी इन्होंने चलाई कि भाई इसी को ही फायदा दो, अमीर को और अमीर बनाओ तो गरीब तक थोड़ा बहुत तुपका तुपका पानी, तुपका तुपका लार टपकेगी, इनको थोड़ा बहुत फायदा होगा। ये इन्होंने एक इकोनॉमिक थ्योरी चलाई। ग्रीन रेवोल्यूशन, अब हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, हम ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में भी यही बोला जा रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे तो ट्रिकल डाउन वहां पे भी ऐसा होगा कि बाद में गरीब लोगों तक थोड़ा थोड़ा फायदा पहुंचेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि गांव के गरीब किसानों और एग्रीकल्चर लेबर्स को क्या फायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से। हम जब इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से गरीबों को क्या फायदा हुआ, या लैंडलेस लेबरर्स को क्या फायदा हुआ, क्या उनकी जिंदगी में कुछ रेवोल्यूशन आया या वही पुरानी तंगी चल रही है। तो इसमें बर्धन की 1970 की स्टडी है, उन्होंने देखा कि कैश में मजदूरी तो बढ़ गई पर उनकी खरीदने की ताकत घट गई, क्योंकि अनाज और सब्जी के दाम जल्दी ऊपर चले गए, इन्फ्लेशन नाम की चीज होती है। तो ज्यादा कमाई तो बढ़ी, इनकम तो बढ़ी, बट सिर्फ नॉमिनल, ज्यादा कमाई सिर्फ नॉमिनल लेवल पे बढ़ी, यानी एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ी आपकी, बट रियलिटी में आपकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी। सब्जी आप जो 10 साल पहले जिस रेट पे खरीद पा रहे थे, जिस कंफर्ट से खरीद पा रहे थे, आज नहीं खरीद पा रहे। तो रियल टर्म्स में उनकी हालत गरीबों की वैसी की वैसी ही रही। जब ये सब दिखने लगा कि ट्रिकल डाउन थ्योरी, ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है उन उतनी कामयाब नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टारगेट ग्रुप प्रोग्राम्स लॉन्च किए। टारगेट ग्रुप प्रोग्राम्स इन्होंने सोचना शुरू किया कि भाई इस इनडायरेक्टली हम क्या करें, इनको फायदा दो, हम डायरेक्टली इनको क्यों नहीं फायदा देते, ये हमारी टारगेट ऑडियंस है, इनके फेवर में हम डायरेक्टली गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, इनको डायरेक्टली फायदा दे। आप 10 साल इनको को अमीर करते जाओगे, आप बोलोगे कि हाँ 20 साल बाद यहाँ तक फायदा पहुंचेगा, और अल्टीमेटली पहुंचा भी नहीं। तो सरकार की आंखें खुलती हैं और फिर वो स्कीम्स लेके आती है, टारगेटेड स्कीम्स लेके आती है। कैसी कैसी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गरीबी हटाओ, 20 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है। 1970s के आखिर में इन पर जोर दिया गया। फिर प्रसाद कहते हैं कि 1970s में जमीन पर डिपेंडेंट लोगों में एग्रीकल्चर लेबर्स की संख्या बढ़ गई, ठीक है। गांवों में एग्रीकल्चर लेबर्स जो थे 70s में आके इनकी पॉपुलेशन बढ़ी। ये लोग या तो एविक्शन के कारण जमीर से निकाले गए, क्यों क्यों हो रहा है ये लोग या तो, लेबरर्स की बात कर रहे हैं, या तो ये एविक्शन के कारण निकाले गए, या फिर उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस, उनके कास्ट के बेसिस पे जो ऑक्यूपेशंस थी, जैसे कुम्हार है, लोहार है, ये इनकी डिमांड नहीं रही। जब आपका शहरीकरण होता है ना, तो आपकी ट्रेडिशनल कास्ट वाइज जो ऑक्यूपेशंस होती हैं उस पर सबसे पहले मार पड़ती है। तो इनकी जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थी उनकी डिमांड रही नहीं, तो उन्हें मजदूरी करनी पड़ी।
पहले क्या मजदूर क्या करते थे, मजदूर का पेट सिर्फ मजदूरी करने से नहीं भरता था, तो वो पार्ट टाइम मजदूरी भी करते थे, फिर अपना ट्रेडिशनल कास्ट वाइज काम भी करते थे, तब तब जाके उनकी एक इनकम बनती थी कि वो अपना सर्वाइवल कर सकें। ये ट्रेडिशनल कास्ट एम्प्लॉयमेंट उनकी चली गई, ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशंस चली गई, तो वो सिर्फ मजदूरी पे ही आ गए। तो लेबरर्स की पॉपुलेशन 1970s में बढ़ी। ये प्रसाद की स्टडी है। तो अब आप देख पा रहे हो कि एग्रीकल्चर ने पुराने जजमानी टाइप सिस्टम्स को तोड़ना शुरू किया, टूटना शुरू किया। ठीक है, जो आप चेंजेस लेके आ रहे थे पुराने सिस्टम में, जजमानी रिलेशन जो थे ये डिसइंटीग्रेट होने लगे बहुत तेजी से। पुराने सिस्टम में तुम मेरे लिए घड़ा बना दो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े दे दूंगा, ये अरेंजमेंट चलता था। पर अब सब मार्केट से ही बिक रहा है, मार्केट सिस्टम आ गया है। जैन ब्रीमैन ने, साउथ गुजरात की इनकी स्टडी है 1974 की, ब्रीमैन ने एक डीपेट्रोनाइजेशन प्रोसेस देखा। हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स आई, जब आप ये चेंजेस लेके आए, आईआरडीपी लेके आए, गरीबी हटाओ 20 पॉइंट प्रोग्राम, जब टारगेटेड अप्रोच आप लेके आए, तो 1970s में क्या क्या चेंजेस आने लगे। तो ब्रीमेन की स्टडी है, उन्होंने साउथ गुजरात में देखा एक डीपेट्रोनाइजेशन प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन? जजमानी सिस्टम टूटना शुरू हुआ और डीपेट्रोनाइजेशन, ये क्या होता है? मतलब अब लोगों को पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशंस में नहीं फंसना पड़ा, ये खत्म होने लगा। डीपेट्रोनाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रन क्लाइंट रिलेशन? ये एक ऐसा सोशल पॉलिटिकल, सारे एंगल्स हैं इसमें, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन था, जिसमें एक पावरफुल या अमीर इंसान, जिसको हम पेट्रन बोलते हैं, किसी कमजोर या लोअर स्टेटस वाले इंसान को हेल्प या प्रोटेक्शन देता है और बदले में उससे लॉयल्टी, सर्विसेज या सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है, इसमें दोनों साइड्स का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये इसको हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, और बदले में इसकी एक्सपेक्टेशंस है कि क्लाइंट मेरे को लॉयल्टी, मेरे अंडर है, मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड करे और मेरे को सपोर्ट करे। अब इसमें प्रॉफिट तो होता है, लेकिन पेट्रन पेट्रन के पास ज्यादा पावर होती है, कोर्सिव पावर भी होती है। इंडिया में जमींदार जमींदार पेट्रन है। एग्जाम्पल्स देखो आप पेट्रन क्लाइंट के, जमींदार पेट्रन और किसान क्लाइंट होता है। तो जमींदार किसान को जमीन, नौकरी या सिक्योरिटी दे रहा है और बदले में उनसे मजदूरी, लॉयल्टी और पॉलिटिकल सपोर्ट की उम्मीद रखता है। तो बट ये रिलेशन इक्वल नहीं है, इसमें इसके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास ज़्यादा ताकत है, ये इसका फ़ायदा भी उठा सकता है पेजेंट का। पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो कोई भी नेता जो होता है, ठीक है, कोई भी पॉलिटिशियन नेता होता है, लीडर होता है, नेता अपने सपोर्टर्स को नौकरी या किसी तरह की हेल्प कर देता है और बदले में उससे वोट मांगता है, लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशन रखता है। इसे पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म कहते हैं। ये भी पेट्रन क्लाइंट रिलेशन ही है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला, जैन ब्रीमैन ने बोला कि डीपेट्रोनाइजेशन होने लगी साउथ गुजरात में। ये पेट्रन क्लाइंट जो रिलेशंस थे जमींदार पेजेंट के बीच में या पॉलिटिकल लीडर्स और सपोर्ट्स के बीच में, ये टूटने लगे, ये खत्म होने लगे। दूसरी बात जैन ब्रीमैन ने बोली कि एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एंगल, मैंने बोला है ना, पेटेंट क्लाइंटिज्म सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। तो जो एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोर्जन थी, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन तो थी ही, इसके बाहर जो एक्सप्लोटेशन होती है वो भी, जहां आप मजदूर को जनरेशन्स तक बांधे रखते हो, वो भी अब इतना स्ट्रांग नहीं रहा।
व्हाट इज एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन? अब देखो, जब किसी इंसान के अब ये आप बहुत इजीली समझोगे, कॉर्पोरेट में भी यही होता है, स्पेशली इंडिया में कॉर्पोरेट 90% कॉर्पोरेट्स में ये होता है। जब आप किसी इंसान से काम करवाने के लिए जबरदस्ती उस पर प्रेशर डालते हो, लेकिन वो प्रेशर इकोनॉमिक नहीं है, इट इज नॉट इकोनॉमिक। मतलब कि भाई मैं तेरी पगार काट लूंगा, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, मैं तेरे को बोनस नहीं दूंगा, या मैं तेरे को प्रमोशन नहीं दूंगा, ये हो गया इकोनॉमिक प्रेशर। इकोनॉमिक प्रेशर नहीं है। प्रेशर कैसा है? प्रेशर है डर, वायलेंस, सोशल प्रेशर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, लीगल पॉलिटिकल पावर। इन सब चीज़ों का यूज़ करके जब आप किसी इंसान पे प्रेशर डाल रहे हो उससे काम निकलवाने के लिए, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोर्शन। जमींदारी सिस्टम में किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूलना या बिना पैसे के काम करवाना, बेगार करवाना, इसमें इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर का यूज है। दिस इज एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोर्जन। दलितों या सो कॉल्ड लोअर कास्ट्स को आप ट्रेडिशनल तरीके से मजबूर करते हो कि तुम्हारे बाप दादा भी हमारे लिए ही काम करते थे, तो दैट इज अ ट्रेडिशनल एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कि आप ट्रेडिशनल रूप से उनको मजबूर करते हो कि वो कुछ खास काम करें, क्योंकि उन्हें जाति के नाम पर दबाया जा रहा है। ये भी एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। अब अगर कोई मालिक मजदूर को डराकर धमकाकर, या मान लो जैसे आपने देखा होगा कि यूके में बहुत न्यूज़ आती है कि इंडियंस ना अपनी हाउस हेल्प इंडिया से लेके जाते हैं और उसका पासपोर्ट रख लेते हैं और उसको बिना पैसे के उससे घर का काम करवाते हैं, एक तरह से बॉन्डेड लेबर। ठीक है, तो अगर कोई मालिक मजदूर को डराकर धमकाकर या उसका आई कार्ड या यानी कि राशन कार्ड, आधार कार्ड छीन कर काम पर मजबूर कर रहा है, तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से बाहर का प्रेशर है। ठीक है, कॉर्पोरेट में आइडियली क्या होना चाहिए? अगर आप कॉर्पोरेट की बात करते हो, तो अगर आप काम नहीं, फॉरेन में क्या होता है, आर्ली वेजेस होती हैं, आर्ली पेमेंट होती है, तो जितना आप काम करोगे उतना मिलेगा, नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। उसके ऊपर कोई आप पे प्रेशर नहीं बना रहा है। इंडिया में पैसे, सैलरी आपकी है वीक मंथली बेसिस पे। ठीक है, आवर्स आपके कहने को फिक्स्ड है बट वो होते नहीं है। और सैलरी काटने की तो चलो वो तो काटते ही हैं। एक्स्ट्रा इकोनॉमिक में क्या होता है? टॉक्सिक वर्क कल्चर। सीएल ले रहे हो, छुट्टी ले रहे हो, उस पर भी गाली पड़ रही है बॉस की, एचआर बुला रही है, क्या हुआ है तुम्हें? अलग तरह के 14-14, 15-15 कंसल्टिंग में बहुत सारी कंपनीज है जिनका दे आर वेरी इनफेमस, दे आर इनफेमस फॉर 15 आवर्स वर्क कल्चर। अभी नारायण मूर्ति का जो स्टेटमेंट था 70 आवर्स, भाई ये टॉक्सिक वर्क कल्चर है। दिस इज एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोर्जन। ठीक है, तो ये बात है, ये हम रूरल लेवल पे देख पा रहे हैं, वेदर वी टॉक अबाउट दलित्स, वेदर वी टॉक अबाउट जमींदार्स। ठीक है, अब जब किसी को सिर्फ पैसे, मोटी मोटी बात ये है कि जब किसी को पैसे या एम्प्लॉयमेंट के लालच से नहीं बल्कि डर, सोशल नॉर्म्स या जाति पर आधारित या ट्रेडिशंस, परंपरा, कस्टम्स के नाम पे जबरदस्ती काम कराने को मजबूर करें, तो उसे एक्स्ट्रा इकोनॉमिक क्वेश्चन कह रहे हैं। अब ब्रीमेन ने साउथ गुजरात के गांवों में फार्मर लेबर रिलेशंस में डीपैटर्नाइजेशन का प्रोसेस होते हुए देखा। ठीक है, हमने बात कर ली। अब लेटर बाद की जो एक स्टडीज हैं उसमें उन्होंने फिर से यही आर्गुमेंट दिया कि जो इंटर जेनरेशनल बॉन्डेज था, कि भाई पुश्ते की पुश्ते एक फैमिली के अंडर काम करती आ रही हैं और एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोअर्जन सहती आ रही हैं, ये जो इंटरजेनरेशनल बॉन्डेज है, रिलेशन है दो फैमिलीज गांव की, उसके बेसिस पे जहाँ पे एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोअर्जन जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, अब ये साउथ गुजरात में है ही नहीं, ना के बराबर है। और जो बॉन्डेड लेबर का सिस्टम है, जो अटैच लेबर का सिस्टम है कि बिना पैसे के काम कराते हैं, जहां मजदूर एक ही लैंडलॉर्ड से जुड़े होते हैं पूरी जिंदगी के लिए, अब वो भी एक अनफ्री या गुलामी जैसा रिश्ता नहीं रहा था। मतलब अब वो थोड़ा लिबरल हुआ, चीजें थोड़ी ठीक हुई।
1970s में, और मजदूरों के पास ज़्यादा फ्रीडम आई। तो गवर्नमेंट जब ट्रिकल डाउन से हटके टारगेटेड अप्रोच उन्होंने अपनाई तो ये अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, जैन ब्रीमैन की हमने बात कर ली। अब आप इसकी बात कर लो, एंद्रे वेते की भी स्टडी की बात कर लो, 1971 की, 70s की बात हो रही है ना। तो इनकी श्रीपुरम की स्टडी थी, इन्होंने भी ये देखा कि गांव की जो लैंड ओनिंग कास्ट है और उनके जो मजदूर हैं या कारीगर हैं, जो लेबरर्स हैं या आर्टिजन्स हैं, इनके बीच जो रिलेशन है, अब ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एंगल ले गया। कॉन्ट्रैक्चुअल एंगल आ गया अब इसमें, मतलब अब रोजी के बदले रोजी, कोई हमारे पूर्वज से रिश्ता जैसी बात नहीं है कि हमारे पुश्ते करते आ रहे तो हम करते आएंगे। रोजी के बदले रोजी मतलब पैसा दो, काम करेंगे। ठीक है, इतनी सी कॉन्ट्रैक्चुअल बात है, कुछ दिनों के लिए पैसा दोगे तो कुछ दिनों के लिए काम करेंगे। सिमिलरली यही ऑब्जर्वेशन कैथलीन गो की स्टडी में भी थी। कैथलीन गो ने भी यही चीज देखी थी। तांजोर, इनकी भी तांजोर की ही, एंद्रे वेदे की भी तांजोर डिस्ट्रिक्ट की है, इनकी भी तांजोर की ही स्टडी थी। इन्होंने देखा कि गांव के लोगों के रिलेशंस अब प्रोफेशनल, इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ड यूज किया है एंद्रे वेदे ने, कैथलीन गो ने बोला कि गांव के जो रिलेशंस थे वो अब क्वाजी फ्यूडल से प्रोफेशनल हो रहे थे और जो रीति रिवाज से बंधे नहीं थे। फिर शीला भल्ला, वेरी वेरी फेमस फेमिनिस्ट, इनकी हरियाणा की स्टडी है 153 विलेजेस पे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ना। शीला भल्ला ने भी वही चीज कही कि जो अटैच्ड लेबर, या जिसको हम बॉन्डेड लेबर भी कहते हैं, जो अटैच्ड लेबर थी, जो आप बेकार कराते थे जिनसे ये लोग, अटैच लेबर जिनको पहले हमेशा के लिए एक ही लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करना पड़ता था, अब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पे आने लगे। ठीक है, आप अपनी फसल की कटाई के दौरान इतने पैसे दे दो, इतने दिन के लिए हम काम करने आ जाएंगे, इतने दिन का हम काम करके दे देंगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे अब ये स्टडीज 1970s की, इन्होंने देखा कि भाई इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब जो क्वाजी फ्यूडल चेंजेस आ रहे हैं, डी पैटर्नाइजेशन हो रहा है, प्रोफेशनल रिलेशंस हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ें आ रही हैं, ये तो हुई ही। और क्या हुआ, गांव जैसे जैसे शहर से जुड़ा, गांव में अगर शहर के जॉब, फैक्ट्री या गवर्नमेंट स्कीम्स आने लगी, कोई मिल लग गई, कोई फैक्ट्री आ गई, तो लोग क्यों फंसकर एक ही जमींदार के अंडर, एक ही जमींदार से बंधना चाहेंगे। अगर इस गांव में पैसा नहीं मिला तो हम शहर निकल जाएंगे। ये मेंटालिटी, ये थिंकिंग स्ट्रांग हुई। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी गांव का बदला। कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स जो थे, लोअर कास्ट ने जो चलाए थे, या पंचायती राज, इन सबसे लेबरर्स को थोड़ी पावर मिली। पंचायती राज, लेबरर्स को पावर मिली और वो आवाज उठा सकते थे अब। ठीक है, फिर आईआरडीपी जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, आईआरडीपी जैसी जो स्कीम्स थी, इन्होंने कभी छोटे छोटे लोन्स, बिल्कुल छोटे लोन्स देकर कुछ गरीब लोगों को, ये टारगेटेड अप्रोच थी, तो डायरेक्ट सबसे जो मार्जिनलाइज सेक्शन था, इन गरीब लोगों को जमीन खरीदने का या अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करने का मौका दिया। इन सब से लेबरर्स के लिए दरवाजे खुले, अपॉर्चुनिटीज आई, अपना सोशल स्टेटस, अपनी गरीबी से निकलने का इनको एक मौका मिला। आज के दौर में अगर हम जेंडर, इकोलॉजी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में बहुत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट सबके लिए एक जैसी नहीं होती। हेडिंग यहाँ पे है, न्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन। नई चीजें क्या आई? तो ये जब चीजें हम आज की तारीख में क्यों हाईलाइटेड हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो शुरू में हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे विकास विकास के नाम पे चेंजेस लेके आए थे, वो विकास
अनइवन रहा, सबके लिए एक जैसा नहीं था। आप सोचो, जब नई मशीन आती है, फर्स्ट पॉइंट है, जब नई मशीन आती है, ट्रैक्टर आता है, हार्वेस्टर आता है, उनको चलाने में मर्दों की, देखो एंगल क्या है, लेट मी मेक दिस मोर क्लियर, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, एक सेकेंड। टॉपिक ये है कि जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, अभी तक हमने पॉजिटिव 1970s की पॉजिटिव बातें करी, ठीक है। अब ये है कि कुछ हम इनके ना नेगेटिव इम्पैक्ट्स देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इकोलॉजी और डेवलपमेंट। हम कह रहे हैं कि इस एंगल्स पे अगर हम इन स्कीम्स का आंकलन, इनका एनालिसिस करना चाहें तो हमें क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट चीज, जब नई मशीन्स आई, ट्रैक्टर आए, हार्वेस्टर आया, उनको चलाने में मर्दों की, मेल की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिख रही है। औरतों के ट्रेडिशनल रोल्स हट गए, उन्हें कोई नया रोल नहीं मिला। दुबे और अग्रवाल की स्टडी है कि इस नई टेक्नोलॉजी ने विमेन के लिए बायस क्रिएट किया, उनकी किसान लेबर जॉब्स कम हो गई बिकॉज देयर वर्क वॉज रिप्लेस्ड बाय ट्रैक्टर हार्वेस्टर, तो उनकी वेज भी कम हुई। एक तो काम कम हुआ, जो काम कर रहे हैं उसकी तनख्वाह भी कम मिल रही है। अगर मशीन से सब काम जल्दी हो जाता है तो औरत की मैनुअल लेबर की जरूरत कम रह जाती है। उनको दूसरे फील्ड्स में जॉब मिल भी जाए तो उनके वेजेस कम रह गई। फिर ये तो हुआ आपका जेंडर वाला एंगल। फिर इकोलॉजी और डिस्प्लेसमेंट वाला एंगल देखो। पहले बिग डैम्स को हम टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते थे, नेहरू ने बोला था, बिग डैम्स जो बांध लगाए, क्योंकि उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे थे। पर अब नर्मदा बचाओ आंदोलन या तेहरी डैम, इनकी जो ट्रेजेडीज हैं, इन पे जो मास लेवल डिस्प्लेसमेंट हुई है गरीब लोगों की, स्पेशली ट्राइबल्स की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ट्राइबल चैप्टर आएगा। तो अब जब हम नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम जैसे आंदोलन से पता चलता है कि कितनी बड़ी सोशल कॉस्ट हमने पे करी है इन बिग डैम्स को एस्टैब्लिश करने में। ये सोशल कॉस्ट इन लोगों को, ट्राइब्स को चुकानी पड़ी है, गरीब लोगों को चुकानी पड़ी है इन द नेम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अपने खेत, अपने गांव सब पानी में डूब जाते हैं इनके। और ये सब हमारे डेवलपमेंट मॉडल, विकास, इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। डेवलपमेंट फॉर हुम, किसकी डेवलपमेंट, किसके लिए? डेवलपमेंट फॉर द नेशन एट द कॉस्ट ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, अब थोड़ा हम सेशन कंक्लूड करते हुए एक कुछ स्टडीज की हम बात करेंगे, 4-5, जहाँ पे, क्योंकि हम एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ऑल्दो इस पे सवाल नहीं आएगा, बट अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम सोशोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एंड सबसे फेमस इसमें बात होती है डेनियल थॉर्नर की। 1950s में डेनियल थॉर्नर ने जब इंडिया के गांव गांव के दर्शन किए तो उनको समझ आया कि हमारे एग्रीरियन स्ट्रक्चर को 3 चीजों से देखा जा सकता है। फर्स्ट इज इनकम। ये बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक लेवल आप ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट इन्होंने बोला 3 चीजों से देखा जा सकता है एग्रीरियन स्ट्रक्चर को। फर्स्ट इज इनकम, कौन कितनी इनकम कमाता है जमीन से। दूसरा, जमीन पर किस तरह का हक है, लैंड राइट्स किस तरह के हैं। और तीसरा, एक्चुअल फील्ड वर्क कौन करता है, फील्ड पे कल्टीवेटर कौन है, और क्या जो ज्यादा काम कर रहा है उसके लैंड राइट्स उतने ही अच्छे हैं या उसको उसके हिसाब से इनकम मिलती है। तो इन 3 लेवल्स के बेसिस पे एग्रीरियन स्ट्रक्चर डेनियल थॉर्नर ने डिफाइन किया था। ठीक है, थॉर्नर की नजर में विलेज सोसाइटी 3 बड़ी कैटेगरीज में बढ़ जाती है इनके बेसिस पे। फर्स्ट इज
मालिक, ये बड़े जमींदार लैंडलॉर्ड्स। दूसरा किसान, काम करने वाले, इनको हम कह सकते हैं जो एक्चुअली में कल्टीवेशन करते थे, जिनके पास जमीन है बट थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं। और तीसरे कल्टीवेटर्स, तीसरे मजदूर, लैंडलेस लेबरर्स, मजदूर लोग जिनके पास अपनी जमीन है ही नहीं। तो इसके बेसिस पे ये डेनियल थॉर्नर ने एक एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, ये आगे भी हम पढ़ेंगे। फिर दूसरी स्टडी है श्रीनिवास की, 1955 की। श्रीनिवास साहब ने मैसूर के गांव को देखा और एक फ्रेमवर्क दिया जिसमें 4 तरह के रिलेशंस बताए इन्होंने। फर्स्ट इज पेट्रन क्लाइंट, दूसरा है, ये अब सब मैं आपको पढ़ा चुका, अभी इसी सेशन में मैंने आपको क्लियर किया हुआ है पेट्रन क्लाइंट क्या होता है। लैंडलॉर्ड टेनेंट, ये आपको समझ में ही आता है, किराए पे जो दे रहा है और जो किराए पे लेके उस पर खेती कर रहा है। फिर मास्टर सर्वेंट, एंड देन क्रेडिटर डेटर, मनी लेंडर्स जो महाजन थे और जो किसान कर्ज में डूब रहा है। तो श्रीनिवास की ये एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर उसको दिखा। उन्होंने ये भी बोला कि ये रिलेशंस हमेशा कास्ट हायरार्की से मैच करें ऐसा जरूरी नहीं है। मोस्टली करते थे बट देयर आर एक्सेप्शंस। श्रीनिवास हमेशा बोलेंगे कि सिर्फ कास्ट किसी भी एक फैक्टर पे सोसाइटी की हायरार्की डिसाइड नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो ये रिलेशंस भी सिर्फ कास्ट हायरार्की से मैच करें ऐसा नहीं था, और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिससे पेट्रन कैन बी ऑफ लोअर कास्ट, क्लाइंट कैन बी ऑफ हायर कास्ट। बट ये 19-21 का ही फर्क होगा, इसमें ऐसा नहीं कि ब्राह्मण क्लाइंट है और दलित पेट्रन है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कुछ और हम फॉर्मुलेशंस फ्रेमवर्क्स देखते हैं मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स की। मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने क्या देखा, इन्होंने अलग तरह से गांव के रिलेशन समझने की कोशिश करी। इसमें फर्स्ट आते हैं हमारे भादुरी की 1981 की स्टडी है, 1984 की। ये कहते हैं कि ईस्टर्न इंडिया में सेमी फ्यूडल सिस्टम जैसा है 1984 में, जहां एक लैंडलॉर्ड सब पर राज करता है, वही जमीन का मालिक, कर्ज भी उसी से। ठीक है, देखो लैंडलॉर्ड, जमीन का मालिक तो है ही, जमीन का मालिक, कर्ज भी उसी के हाथों में, हर चीज के लिए लोग उसी पर डिपेंडेंट है। तो ये मार्क्सिस्ट इसको इसलिए बोला गया है बिकॉज मार्क्स हमेशा मोड ऑफ प्रोडक्शन की अहमियत की, उसकी प्राइमेसी की बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिसके पास लैंड है, जो लैंड का लॉर्ड है, वो हर चीज कंट्रोल कर रहा है, जमीन का मालिक भी है, कर्ज भी उसी के हाथों में, हर चीज के लिए लोग उसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर बी में हम देखते हैं भारद्वाज की स्टडी है, 1974 की है। ठीक है, ये भी देखो, इन्होंने बोला कि गांव के रिलेशंस 3 चीजों पर टिके हैं, लैंड, लेबर एंड क्रेडिट। और ये एक्सचेंज रिलेशंस बिल्कुल इक्वल फुटिंग पे नहीं होते, पता ही है। ये सब इंटरलॉक्ड हैं, ये रिलेशंस इंटरलॉक्ड है, इक्वल फुटिंग पे नहीं है, इंटरलॉक्ड है, जहां एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप हमेशा फायदे में रहता है। वेरी बेसिक। ठीक है, ऐसी जगह पर बिग लैंड ओनर्स की छोटी सी पॉपुलेशन, क्या बोल रहा है ये, बिग लैंड ओनर्स जो हैं वो पॉपुलेशन में कम है, बट बिकॉज दे ओन लैंड दे आर पावरफुल। इनकी छोटी सी पॉपुलेशन सब कुछ कंट्रोल करती है। कैसे? थ्रू कंट्रोल ओवर, देखो मार्क्सिस्ट लैंग्वेज देखो, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस एंड आइडियोलॉजीज। मार्क्स ने क्या बोला था? द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास आर द रूलिंग आइडियाज, so they control the population through resources, mode of production and ideology also। और वो खुद कभी
फिजिकल लेबर करते ही नहीं हैं बेटे। तो सीधा कहते हैं कि इन एक इन्वर्स रिलेशन था मैनुअल लेबर और कंट्रोल में। जो लोग ज्यादा मैनुअल लेबर में इन्वॉल्व हैं उनके पास कंट्रोल कम है। जितना आपके पास कंट्रोल ज्यादा है उतना आप मैनुअल लेबर फिजिकल लेबर से उल्टा दूर भागते हो। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो रिलेशंस है पिछले 75 सालों में बहुत कुछ बदला है। ठीक है, अब हम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले आज़ादी के बाद से बहुत कुछ बदला है। आज़ादी मिलने के बाद नई सरकार ने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए। गांव के लिए ये एक नया दौर शुरू हुआ। क्वांटिटेटिव लेवल पे अगर हम देखें तो लैंड रिफॉर्म्स जो थे ये पार्शियली सही, बट इन्होंने कुछ फायदा किया। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी जो नई टेक्नोलॉजी आई और जो स्टेट सपोर्ट में आप इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेके आ रहे हो। ठीक है, इससे जमीन के कल्टीवेशन एरिया और प्रोडक्शन दोनों बढ़े। एरिया वाइज हम क्वांटिटेटिव लेवल की बात कर रहे हैं तो कल्टीवेबल लैंड और लैंड की प्रोडक्शन दोनों बढ़े। अगर इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ मान लो 40%, रैंडम नंबर्स, 40% एरिया ही कल्टीवेबल था तो वो बढ़ के 70 हुआ। और उस लैंड भी बढ़ा और लैंड की पर एकड़ प्रोडक्शन वो भी बढ़ी। फिर जहां ग्रीन रेवोल्यूशन ठोक बजा के आया वहां खेती अब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, पहले फ्यूडल थी अब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ चल पड़ी। सिर्फ वीट पैडी से आगे बढ़ के ऑयल सीड्स, सोयाबीन जैसी चीजें भी अब आने लगी। ठीक है, फिर इंडियन किसान जो था अब बहुत आउटवर्ड लुकिंग हो गया। जब आप ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजरते हो यू बिकम आउटवर्ड लुकिंग, मतलब मार्केट ड्रिवन हो गया। पर कास्ट और जेंडर के हिसाब से देखें तो सबको एक जैसा फायदा नहीं हुआ इस आउटवर्ड लुकिंग थिंकिंग का, इस मार्केट ड्रिवन थिंकिंग का। फिर अब देखो, इसीलिए ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर का जो बदलाव है, जो एग्रीकल्चर चेंजेस हैं, ये बदलाव सबके लिए सुकून नहीं ला पाया। बड़े किसान ज्यादा अमीर हुए पर बहुत सारे गरीब अब भी इन चेंजेस का डायरेक्ट फायदा नहीं देख पाए। ठीक है, सो दिस वाज द, जो भी आप कंक्लूजन लिखोगे ना वो अब यही लिखोगे इस क्वेश्चन, कोई भी लैंड रिफॉर्म पे या लैंड टेन्योर एक्ट पे या इस एरिया में से, इस टॉपिक में से जो भी सवाल आएगा उस पर आप यही कंक्लूजन दोगे कि बड़े किसान ज्यादा अमीर हुए बट बहुत सारे गरीब, वेरी लार्ज सेक्शन, ये तो फायदा उठा गए, बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, गरीब लोग जो मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन था, उनको इन एग्रेरियन चेंजेस का डायरेक्ट फायदा नहीं मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम थोड़ा सेकेंड सेशन में हम लैंड रिफॉर्म्स और लैंड टेन्योर एक्ट उन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। ठीक है, सो लेट्स मीट अगेन टुमारो। थैंक यू।